टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स। वीडियो के इस प्रथम भाग में हम लोग आनुवंशिकता संबंधित शब्दावली का अध्ययन करेंगे। आनुवंशिकता हेरिडिटी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजातीय एवं परस्पर संबंधित जीवों की आनुवंशिक समानताओं एवं विभिन्नताओं का तथा इनकी आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेटसन नामक वैज्ञानिक ने 1905 ईस्वी में किया था। विभिन्नताएं या वेरिएशंस अपने जनकों में सजातीय एवं जनकीय लक्षणों को वंशागति में प्राप्त करने के बाद भी संतान एकदम अपने जनकों के समान अर्थात माता पिता के समान नहीं होते। इनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य पाई जाती हैं जो इनके पृथक व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। कुछ विभिन्नताएं तो कायिक होती हैं अर्थात वातावरणीय दशाओं, पालन पोषण, रहन सहन, शिक्षा, जलवायु आदि के प्रभाव से उत्पन्न होती है, जिसको अस्थायी विभिन्नताएं या दैहिक विभिन्नताएं कहते हैं। और कुछ विभिन्नताएं आनुवंशिक होती हैं जो जीन की संरचना में अंतर के कारण विकसित होती हैं अर्थात वंशागत होती हैं और माता पिता से बच्चों में पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होती हैं। इन्हें जर्मिनल विभिन्नताएं या जर्मिनल वेरिएशंस कहते हैं। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स आधुनिक आनुवंशिकी की नींव सन 1865 ईस्वी में यूरोप के ऑस्ट्रिया देश के ब्रून शहर के ऑगस्टिनियन ईसाइयों के पादरी महान वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने ही आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी। इनकी खोज का वर्णन 1866 में साधारण पत्रिका एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून में छपी थी, किंतु दुर्भाग्यवश 34 वर्षों बाद सन 1900 ईस्वी में इनके सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया। टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स आनुवंशिकी की परिभाषिक शब्दावली। संकेताक्षरों के अतिरिक्त आधुनिक आनुवंशिकी में कुछ विशेष पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया जाता है जिनसे आनुवंशिकता के अध्ययन में सुविधा मिलती है। एलिलोमॉर्फ और एलील्स। बेटसन ने प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण के तुलनात्मक रूपों के जीन्स अर्थात फैक्टर्स को एलील या एलिलोमॉर्फ नाम दिया। किसी लक्षण के तुलनात्मक रूपों को एलिलोमॉर्फ तथा इनके जीन्स को एलील्स कहते हैं। किसी एक लक्षण के एलील जीन एक समजात जोड़ी के गुणसूत्रों अर्थात समान लोकस पर ही उपस्थित होते हैं। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस समयुग्मजी व विषमयुग्मजी। जीनोटाइप स्ट्रक्चर में जब दोनों जीन समान हो तो वह लक्षण शुद्ध होता है। इसे समयुग्मजी या होमोजाइगस कहते हैं। यह लक्षण प्रभावी या अप्रभावी हो सकते हैं, जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल आर प्रभावी लक्षण है और स्मॉल आर अप्रभावी लक्षण है। हेट्रोजाइगस जब किसी जीव में किसी लक्षण के लिए दोनों जीन समान न हो तो वह जीव विषम युग्मजी हेट्रोजाइगस या संकर हाइब्रिड कहलाता है। विषम युग्मजी जीव से दो प्रकार के युग्मक समान संख्या में बनते हैं, जैसे कैपिटल आर, स्मॉल आर। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीन रूप एवं दृश्य रूप। जीन रूप की बात करें तो जीनोटाइप जीव की आनुवंशिक संरचना को व्यक्त करता है। जैसे अगर पुष्प का रंग लाल है तो इसकी जीन संरचना कैपिटल आर अर्थात ये प्रबल जीन है। अगर जीन की संरचना कैपिटल बी, स्मॉल बी है तो ये संकर है।
और स्मॉल भी है तो ये अप्रभावी जीन होता है। जबकि फिनोटाइप लक्षण में किसी भी जीव में बाहरी लक्षण जैसे पुष्प का रंग, तने की लंबाई, बीज का आकार जो प्रदर्शित होता है उसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं। डोमिनेंट एंड रेसेसिव, प्रभावी एवं अप्रभावी गुण। जब विषम युग्मजी अर्थात जब युग्मक समान न हो में दोनों में से केवल एक ही जीन स्वयं को व्यक्त कर सकता है, दूसरा का गुण छिपा रहता है। F1 जनरेशन में संकर पौधे में स्वयं के गुण को अभिव्यक्त करने वाले जीन को प्रभावी जीन, डोमिनेंट जीन तथा दूसरे जीन को जो प्रभावी जीन की उपस्थिति के कारण स्वयं को अभिव्यक्त नहीं कर पाता उसे अप्रभावी या रेसेसिव जीन कहते हैं। एग्जाम्पल, जब लाल व सफ़ेद पुष्प वाले शुद्ध पौधों का संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी में सभी पुष्प लाल रंग वाले प्राप्त होते हैं। यह केवल एक युग्मक कैपिटल आर या दोनों युग्मक कैपिटल आर के प्रभाव से उत्पन्न होता है, अतः लाल रंग को प्रभावी गुण कहते हैं। रेसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी गुण। प्रभावी गुण के कारण जो गुण पहली पीढ़ी में प्रदर्शित नहीं हो पाते अर्थात छिपे रहते हैं वे दूसरी पीढ़ी में प्रदर्शित हो जाते हैं, इन्हें अप्रभावी गुण कहते हैं। अप्रभावी गुण दोनों युग्मकों के जीन अर्थात स्मॉल आर के एक साथ होने पर ही प्रदर्शित होते हैं। मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, एक गुण संकरण व द्विगुण संकरण। जब एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और जब दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे प्रभाविता के नियम में पुष्प का रंग लाल व सफ़ेद एक गुण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया है, फलस्वरूप प्रथम पीढ़ी में सभी पुष्प लाल रंग वाले होते हैं। डाईहाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण, जब दो तुलनात्मक लक्षणों को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तब इसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे पहला लक्षण, पहला गुण पुष्प का रंग लाल व सफ़ेद, दूसरा गुण पौधे की लंबाई लंबा व बौना, दोनों गुण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया गया है, इसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। पुनेट के चौखाने की विधि, पुनेट्स स्क्वायर मेथड, संकरण प्रयोगों में निषेचन के समय नर व मादा युग्मकों के अनियमित संयुग्मन के फलस्वरूप जीनोटाइप व फिनोटाइप लक्षणों को सुगमतापूर्वक जानने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि में दोनों युग्मकों को दोनों ओर, जैसे कैपिटल आर को एक साइड और कैपिटल वाई को एक साइड लिख करके दोनों का ऊपर नीचे गुणा करके और संभावित युग्मकों का पता लगाया जाता है। प्योर एंड हाइब्रिड प्लांट्स, शुद्ध और संकर पौधे। जब किसी पौधे के दोनों युग्मक, दोनों गैमेट्स समान हो, चाहे वो प्रभावी हो या चाहे अप्रभावी हो, तो उसे शुद्ध पौधे कहते हैं। जैसे प्रभावी में कैपिटल आर दोनों युग्मक समान है, अप्रभावी में भी दोनों युग्मक स्मॉल आर अप्रभावी है लेकिन दोनों युग्मक समान है, दोनों पौधे शुद्ध कहे जाते हैं। संकर अथवा हाइब्रिड पौधे, जब एक युग्मक प्रभावी पौधे से और दूसरा युग्मक अप्रभावी पौधे से आकर के विषम युग्मक बनता है तो इसे हाइब्रिड या संकर पौधे कहते हैं। संकरण अथवा क्रॉस कराने की प्रक्रिया, जब पुष्प के नर युग्मकों अर्थात परागकणों को स्वयं अपने पुष्प अथवा अन्य किसी मादा पुष्प के मादा युग्मकों
से मिलने की प्रक्रिया को ही संकरण या क्रॉस कराना कहते हैं। संकरण की प्रक्रिया में प्रायः द्विलिंगी पौधों में नर और मादा जननांग नजदीक होने के कारण स्वपरागण की क्रिया हो जाती है और परागण क्रिया अन्य पौधों में कीटों के द्वारा, जल के द्वारा, वायु के द्वारा उत्पन्न होती है। लेकिन आनुवंशिकी में अध्ययन करने के लिए हम लोग एक ही जाति के दो पुष्प लेते हैं, एक के नर जननांगों को तोड़ देते हैं और दूसरे पौधे के नर जननांगों को इस पौधे के मादा जननांग के ऊपर परागकणों को छिड़क देते हैं। फलस्वरूप इनमें निषेचन क्रिया होती है और F1 जनरेशन में जो पौधे प्राप्त होते हैं उनका हम लोग अध्ययन करते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस और न्यूनता संकरण। मेंडल ने संकरण में नाटे तने वाले पौधों के परागकणों को लंबे तने वाले पुष्पों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित किया, फिर इस चीज को दोहराया, फिर दोनों के स्रोतों को बदलकर पुनः लंबे तने वाले पुष्पों के परागकणों को नाटे पुष्पों के बीजाणु में प्रवेश कराया। इसे ही रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने F1, F2, F3 पीढ़ियों में तनों की लंबाई की विभिन्नता की वंशागति का अध्ययन किया तो देखा कि इनमें परिवर्तन नहीं हुआ। बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। संकर पूर्व संकरण तथा परीक्षण संकरण। कारकों की शुद्धता की पुष्टि हेतु मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों का उनके जनकों से क्रॉस कराया, इसे ही बैक क्रॉस कहते हैं। बैक क्रॉस की प्रक्रिया में दो कंडीशन बनती है। प्रथम कंडीशन में F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर पौधे का क्रॉस जब हम प्रभावी जनक से कराते हैं तो इस स्थिति में 50% लंबे पौधे अर्थात होमोजाइगस और 50% संकर पौधे अर्थात हेटेरोजाइगस प्राप्त होते हैं। और दूसरी कंडीशन में जब हम संकर पौधों का क्रॉस और प्रभावी जनक से कराते हैं तो 50% संकर लंबे पौधे और 50% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होते हैं। टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। जब किसी लक्षण के प्रबल दृश्य रूप अर्थात फिनोटाइप के पौधे में उनके जीन का पता लगाना हो तब हम लोग इसके विपरीत संकरण अप्रभावी जनक से कराते हैं, इसे ही टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण कहते हैं। उदाहरण द्वारा पुष्टि के लिए जब हम लोग F1 पीढ़ी के संकर पौधों का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराते हैं तो हम देखते हैं कि 50% संकर लाल पुष्प वाले पौधे और 50% शुद्ध सफ़ेद अप्रभावी पौधे प्राप्त होते हैं। जब हम लोग इसी संकर पौधों का क्रॉस शुद्ध अर्थात होमोजाइगस पौधे से कराते हैं तो 100% पुष्प संकर लाल रंग के प्राप्त होते हैं। जब हम संकर पौधों का क्रॉस अप्रभावी जनक से कराते हैं और रेशियो 50:50 का आता है अर्थात 50% पुष्प संकर लाल और 50% पुष्प शुद्ध सफ़ेद आते हैं तो ये पता चल जाता है कि हमारा जनक अप्रभावी था। और 100% पुष्प अगर लाल रंग के प्राप्त होते हैं तो हमारे जनक का पता चलता है कि जनक समयुग्मजी या शुद्ध था। कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। धन्यवाद।